नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 ने काठमांडू, नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही विमान करीब शाम के 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तब भी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर दिया और वो प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले गए। उस वक्त देश की पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। पूरी दुनिया की नजर भारत सरकार पर टिकी हुई थी। दुनिया देखना चाहती थी कि अब भारत सरकार क्या फैसला लेगी। वो एक ऐसा दौर था जब 7 दिनों की बातचीत और तमाम कोशिशों के बाद भी भारत सरकार ने अपने यात्रियों से भरे विमान को सकुशल मुक्त कराने के लिए 3 कुख्यात आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। वो 7 दिन शायद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन थे। आम धारणा है कि सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन यात्रियों के नाते रिश्तेदारों ने प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन किया था, धरना किया था। मीडिया ने भी उन प्रदर्शनों को दिखाकर ये राय बनाई थी कि यात्रियों को सुरक्षित रिहा कराया जाए। कांग्रेस भी यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के समर्थन में थी। प्रदर्शनकारियों और धरना देने वालों की भीड़ के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात भी देखी गई थी। सरकार पर दबाव बना और सरकार को झुकना पड़ा। उस विमान अपहरण कांड को आज करीब 19 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक कुछ लोग ये दोषारोपण करते हैं कि अटल जी ने विमान अपहृताओं के सामने घुटने टेक दिए थे। आज आम जनता को ये मालूम नहीं है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी को इस विमान अपहरण के कई पहलुओं से अंधेरे में रखा गया था। हुआ ये था कि यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के लिए स्विट्जरलैंड और अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर दबाव डाला था। ये नहीं चाहते थे कि भारत उन आतंकियों के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करे, क्योंकि उस अपहृत विमान में स्विट्जरलैंड का एक अति विशिष्ट धनाढ्य व्यक्ति बैठा था। उसके विमान में मौजूदगी के बारे में ना तो भारत सरकार को पता था, ना ही आतंकियों को। इटली में पैदा हुए रॉबर्ट गियोरी नाम का वो व्यक्ति जिसके पास स्विट्जरलैंड और इटली की दोहरी नागरिकता है, उस दिन उसी प्लेन में मौजूद था। गियोरी स्विट्जरलैंड में एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। उसकी प्रेस में कोई अखबार नहीं बल्कि कई देशों के नोट छपते थे। 1999 में उसके प्रेस में दुनिया के लगभग 150 देशों के नोट छपते थे। जिस समय ये कांड हुआ उस दौरान गियोरी की कंपनी डे ला र्यू गियोरी अमेरिकी डॉलर के नई सेटअप, रूसी रूबल, जर्मन मार्क जैसी कई यूरोपीय मुद्राओं पर काम कर रही थी। अमेरिका पत्रिका टाइम के अनुसार दुनिया भर की 19% मुद्रा की छपाई पर आज भी गियोरी की कंपनी का नियंत्रण है। विमान में कुल 11 देशों के नागरिक सवार थे। फिर भी भारत को इस अपहरण कांड से निपटने में उतना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उदासीनता इसलिए थी क्योंकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे प्रभावशाली देश चाहते थे कि रॉबर्ट गियोरी की शांति के साथ सुरक्षित रिहाई हो जाए। किसी भी तरह से वो उसकी जान को खतरा नहीं चाहते थे, भले ही भारत को उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। भारत सरकार को अंधेर में रखा गया। सभी यात्रियों के जान की दुहाई भले दी गई, लेकिन मकसद उस एक व्यक्ति को बचाना था जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के राष्ट्रीय हितों से कई ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस बारे में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा को आगाह कर दिया गया था। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के तत्कालीन प्रमुख AS दौलत ने अपनी किताब
कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में भी कहा है कि भारत उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया था। हाईजैक हुए उस विमान में इतना फ्यूल नहीं था कि उसे लाहौर या कंधार ले जाया जाता, इसीलिए उसे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा, जहां अपहृताओं ने गुड़गांव के एक 25 साल के लड़के रूपन कत्याल को चाकुओं से घोंपकर इतना घायल कर दिया कि बाद में उसकी प्लेन में ही मृत्यु हो गई थी। 25 साल का कत्याल शादी के बाद हनीमून मनाने काठमांडू गया हुआ था। उसकी पत्नी रचना सहगल भी उसके साथ थी। अमृतसर हवाई अड्डे को दिल्ली स्थित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का निर्देश था कि किसी तरह विमान को वहीं रोक कर रखा जाए, पर ईंधन न भरा जाए। इस बीच हवाई अड्डे के निर्देशक विजय मुलेकर के पास एक फोन आया, जिसमें एक आदमी ने ये निर्देश किया कि हवाई जहाज में ईंधन भर दिया जाए और उसे आगे उड़ान भरने दी जाए। फोन करने वाले आदमी ने अपना नाम सी लाल बताया और कहा कि वहां गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। विजय मुलेकर ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि मैं केवल दिल्ली स्थित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ही बात मानूंगा। जांच करने पर पता चला कि वो फोन एक यूरोपीय देश से आया था। यूरोप से आए इस फोन वाली घटना का जिक्र अंग्रेजी समाचार पत्रिका इंडिया टुडे के 10 जनवरी 2000 अंक में किया गया था। इस घटना की चर्चा अंग्रेजी की एक किताब IC-814 हाईजैक्ड द इनसाइड स्टोरी में भी पेज नंबर 203 पर की गई है। वहां सी लाल के जगह जे लाल लिखा हुआ है। जब अमृतसर में फ्यूल नहीं भरा गया तो आतंकियों ने पायलटों से प्लेन को लाहौर उड़ाने की जिद की। विमान लाहौर के लिए रवाना हो गया, जहां उसे ईंधन दिया गया। उसके बाद ये दुबई पहुंचा। दुबई में कात्याल की लाश को विमान से उतार दिया गया था। 13 महिलाओं और 11 बच्चों समेत 27 लोग छोड़ दिए गए, लेकिन रूपेल कत्याल की वाइफ को नहीं छोड़ा गया। फिर अगले दिन आतंकियों के इशारे पर विमान को कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उस समय इस्लामिक उग्रवादी संगठन तालिबान का कब्जा था। अपहरणकर्ताओं ने शुरू में भारतीय जेलों में बंद 35 उग्रवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद देने की मांग की थी। इधर भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा समेत समूची सरकार आतंकियों की मांग पर विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन आतंकी इससे कम पर मानने को तैयार नहीं थे। दिन बीतते जा रहे थे, वक्त जारी थी। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। उनके बारे में भारत को कम जानकारी थी, लिहाजा भारतीय अधिकारियों और अपहृताओं के बीच बातचीत मुश्किल हो रही थी। तालिबान ने भारत की स्पेशल फोर्स को विमान पर हमला करने से रोकने की पूरी तैयारी कर ली थी। तालिबान के स्पेशल लड़ाकों ने उस हाईजैक प्लेन को चारों तरफ से घेर रखा था। हालात काफी मुश्किल थे। देश के अंदर और देश के बाहर से लगातार भारत सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। तालिबान और भारत सरकार के अधिकारी लगातार अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। अब भारत सरकार के साथ साथ आतंकियों पर भी दबाव बना रहा था। सरकार आतंकियों की कोई मांग नहीं मानना चाहती थी, लेकिन भारतीय यात्रियों की जान खतरे में है, ये बात की लगातार दुहाई दी जा रही थी। आतंकी मानने को तैयार नहीं थे, लिहाजा 7 दिन बाद यानी साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 1999 को बातचीत रंग लाई। अपहरणकर्ता 3 कैदियों की रिहाई की मांग पर आकर मान गए। फिर भी कोशिशों की गई कि आतंकियों को ना छोड़ा जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना अधिक था कि भारत सरकार चाहकर भी कुछ न कर सकी और अंत में जब किसी भी तरह से कोई बात नहीं बनी तो तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा उन 3 आतंकवादियों यानी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर शेख को विमान से कंधार ले गए। यहाँ आपको याद दिला दूं, ये वही मौलाना मसूद अजहर है जिसने बाद में मुंबई में 26/11 का हमला कराया।
भारत को उसकी रिहाई की भारी कीमत चुकानी पड़ी। फाइनली उन 3 आतंकियों की रिहाई के बाद इस हाईजैक प्लेन की रिहाई हो सकी। पूरा अपहरण कांड 24 से 30 दिसंबर तक चला। 31 दिसंबर 1999 को उस विमान के यात्रियों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया था। यह हादसा भारतीय राजनीति का वो अध्याय है जो अपने पीछे जाने कितने सवाल छोड़ गया, जो अपने साथ जाने कितने सबक दे गया। राजनीति के धुरंधरों को घुटने पे ला दिया। सारी राजनीतिक परीक्षा एक ही घटना ने ले ली। सवाल ये दे गया कि क्या वो विशिष्ट व्यक्ति अगर प्लेन में न होता तो क्या तब भी प्लेन को आतंकियों के चुंगल से छुड़ाना इतना आसान होता, या फिर कुछ भव्य दृश्य बना होता। लेकिन इस घटना ने एक बात की हमेशा के लिए मिसाल बना दिया कि आतंकियों के झुकने की हमने चाहे जो कीमत चुकाई हो, लेकिन कई बार हम झुककर भी जीत जाते हैं। हर बार झुकना हारना जैसे नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी रणभूमि छोड़ी थी, मगर हार तो नहीं माने थे। कंदहार कांड पर विमर्श जब भी करिएगा, इस पूरे घटनाक्रम को याद करिएगा और सोचिएगा कि इस वक्त सरकार द्वारा लिया गया फैसला आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कायराना नहीं, समझदारी भरा फैसला था। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा